दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत। इस सीरीज में हम एक एक करके हर एक राज्य के बारे में बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और स्पेशली बात करेंगे उसके इतिहास और भूगोल के बारे में, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि इस हिस्से का जो भूगोल है वो बच्चों को याद नहीं रहता या समझ में नहीं आता है और जिसकी वजह से वो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको आसान से आसान भाषा में यहाँ के भूगोल को समझाऊं ताकि आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के ना आए। आपका काम यहाँ पे ये है कि आपको लगातार नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र अपनी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक और जनजातीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। अब यूं तो उत्तर पूर्व में 7 प्रमुख राज्य माने जाते हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ये 7 राज्य ही नहीं गिने जाते हैं, बल्कि एक 8वां राज्य भी गिना जाता है जो कि है सिक्किम, जो कि यहाँ पड़ता है। सिक्किम पहले सिक्किम के साम्राज्य के नाम से फेमस था, आपको पता होगा, और 1975 में इसका भारत में विलय हुआ था। इसीलिए इसको भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट माना जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल उनके साथ ही हो जाता है, सटा हुआ ही हो जाता है। तो इसे भी हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर गिनेंगे और इसकी बात भी करेंगे। तो कुल मिला के हम पढ़ने वाले हैं 8 राज्यों को। अब चूंकि उत्तर पूर्वी भारत में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने आसाम आता है, तो इस वीडियो की शुरुआत भी हम आसाम राज्य के साथ करने वाले हैं। ये आपके सामने आपको आसाम राज्य नजर आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और ये अपनी चाय, रेशम उत्पादन, पेट्रोलियम और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हिमालय से सटा हुआ है, काफ़ी सारा हिमालय का हिस्सा यहाँ आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय जिसको आप कहते हो, उत्तर पूर्वी हिमालय। इसी वजह से यहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। अगर आप पूरे उत्तर पूर्व के नक्शे को ठीक से देखोगे तो आपको देखेगा कि आसाम का जो आकार है वो वाई आकार जैसा है जो लेफ्ट की तरफ देख रहा है। तो आसाम को पहचानना आसान हो जाता है इस आकार की वजह से। वाई आकार आपको नजर आ जाए जो कि लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब ये आसाम है। आसाम का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 78,438 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने पर आसाम जो है वो उत्तर पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही जनसंख्या के लिहाज से ये उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर पूर्व में देखा जाए तो ये तो इसकी स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। तो देखो, आसाम जो है वो उत्तर दिशा में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व बांग्लादेश से, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से जुड़ता है, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए। सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है इसको भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि भारत की जो मुख्य भूमि है और जो उत्तर पूर्वी भारत है उसके बीच में सिर्फ यही एक रास्ता है और पतला सा रास्ता है, तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसीलिए उस जगह को मुर्गे की गर्दन या फिर चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक के एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और तीसरी तरफ भूटान का साम्राज्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये गलियारा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस गलियारे को बंद कर दिया जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका संपर्क नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से बिल्कुल ही टूट जाए। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे लोकसभा की सीटें उतनी हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे सरकारें वैसे भी ध्यान नहीं देती। ये बात सत्य है कि यहाँ के लोग काफ़ी चीज़ों में वंचित है और यहाँ विकास उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाली सरकारें इन राज्यों पे और अच्छी तरह ध्यान दे और इन राज्यों में भी डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके। अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं देखने से पहले हम एक बार यहाँ का नक्शा देख लेते हैं। ये नक्शा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको कई सारे ज़िले नज़र आ रहे होंगे। इन ज़िलों की पहले जो संख्या थी वो 27 थी, लेकिन हाल ही में इनकी जो संख्या है कुल मिला के 35 कर दी गई है, यानी कि टोटल प्रशासनिक ज़िले कितने हो गए हैं? 35 हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ज़िला है माजुली, जो कि एक नदी द्वीप है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उस ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि उस चौड़ाई के बीच में ही एक नदी द्वीप बना हुआ है जिसको हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। तो माजुली नदी द्वीप को 2016 में एक ज़िला बनाया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असम की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के बारे में, और नदियों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी की ही बात करेंगे।
देखिए, आसाम की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आसाम राज्य के मध्य से होके गुजरती है, मतलब बिल्कुल बीच में से होके गुजरती है। इस नदी के आसाम में आने की वजह से आसाम की जो सिंचाई है और साथ ही जो जलवायु है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। सिर्फ एक नदी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आसाम, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी तिनसुकिया ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है, यानी कि आसाम का एक तिनसुकिया ज़िला है, यहीं पर सबसे पहले ब्रह्मपुत्र आती है और यहीं पर आती है लोहित नदी। एक लोहित नदी होती है जो सीधे आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे आते ही मिल जाती है इससे। तो पूछा जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र आसाम में घुसती है तो सबसे पहले कौन सी नदी उससे आके मिलती है? लोहित नदी मिलती है। इससे थोड़ा आगे चलने पर एक शहर आता है जो तिनसुकिया जिले में ही है, जिसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ का नाम आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो पहला महत्वपूर्ण शहर है वो डिब्रूगढ़ ही है। अब डिब्रूगढ़ से आगे नदी बढ़े उससे पहले आप थोड़ा सा पूर्व में आ जाओ, तो पूर्व में आपको डिगबोई मिलेगा। एक तो मिलेगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो काफ़ी ज़रूरी है, जिसको आप उद्यान के नाम से जानते हो, काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक है डिगबोई शहर। डिगबोई शहर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ से तेल की खोज हुई थी, इसलिए डिगबोई को तेल नगरी के नाम से जाना जाता है, आसाम की तेल नगरी। मैंने कहा था ना कि ये अपने पुराने पेट्रोलियम के लिए बहुत मशहूर है आसाम, तो यहाँ जो पेट्रोलियम निकलता है वो डिगबोई से ही निकलता है। ये जो डिगबोई है इसके आसपास का एरिया काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो तिनसुकिया जिले में 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है। दूसरा ये है कि डिब्रूगढ़ एक इंपॉर्टेंट शहर है जो तिनसुकिया में ही है। थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क मिलेगा, और उससे थोड़ा साइड में जाओगे तो आपको डिगबोई शहर मिल जाएगा। मतलब डिगबोई शहर के अंदर ये है पार्क, और वहाँ हुई थी पेट्रोलियम की खोज, यानी कि तेल की खोज। तो ये 4 ज़रूरी चीज़ें हैं, लोहित नदी, डिब्रूगढ़, दिहिंग नेशनल पार्क और डिगबोई शहर। ठीक है, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, तो इसे आपको याद रखना है। इससे आगे जब ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है तो इसकी गहराई 38 मीटर से 120 मीटर तक हो सकती है। ये तो इसकी गहराई की बात होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कि बहुत चौड़ी हो जाती है नदी आगे जाकर। और इसी चौड़ाई में हमें मिलता है माजुली द्वीप। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसको 2016 में जिला बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि माजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 352 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखना। माजुली द्वीप के थोड़ा आगे एक जगह आती है जिसका नाम है मिशामोरा। अब ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको शायद मिशमरा के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे। तो मिशमरा में एक नदी आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसका नाम है सुबानसिरी नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में पूछा भी गया है। सुबानसिरी नदी मिशमरा में आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूरे देश में प्रसिद्ध है, ये पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गोलाघाट और नावांग, 2 जिले हैं यहाँ पे, गोलाघाट और नावांग, इन दोनों जिलों को मिला के बनता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काफ़ी बड़ा है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसके अंदर से होके बहती है, पूरी नहीं, थोड़ा सा नदी का भाग इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होके बहता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय गेंडों का घर कहा जाता है। यहाँ पे गेंडे रहते हैं, भारतीय गेंडे, जिनका एक ही सिंग होता है, इनको एक सिंग वाला गेंडा भी कहा जाता है। वो यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस एक सिंग वाले गेंडे का जो सींग है, इसकी तस्करी की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रजाति हो जाती है, जिसके विलुप्त होने का खतरा भी रहता है, इसलिए इनको संरक्षित किया जाता है इस पार्क के अंदर। तो भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस दुर्लभ प्रजाति के कारण ही ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की उपाधि दी है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये काफ़ी ज़रूरी हिस्सा हो जाता है। साल 2006 में इस राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 2006 में बनाया गया था। टाइगर और भारतीय गेंडों के अलावा यहाँ पर हाथी, पानी की जंगली भैंसे, बारहसिंगा और पक्षियों की कई सारी प्रजातियां भी रहती है। तो यहाँ की जैव विविधता काफ़ी अच्छी है। यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र आगे जाती है तो 2 महत्वपूर्ण शहर और आते हैं। एक आता है तेजपुर और उसके बाद आता है गुवाहाटी। मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी को असम की वाणिज्य राजधानी यानी कि कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होते हैं, और दूसरा क्या है कि IIT गुवाहाटी भी यहीं पे मौजूद है, तो काफ़ी ज़रूरी जगह हो जाती है।
और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश चली जाती है। असम की जो दूसरी जरूरी नदी है वो है बराक नदी, जो कि तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में सिर्फ उसका 564 किलोमीटर ही बहता है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के सेनापति जिले के अंदर मणिपुर की कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, जो एक लंबा रास्ता तय करके आसाम पहुंचती है और कुछ दूर तक ये आसाम और मणिपुर की सीमा पर भी बहती है। बराक नदी जब आगे जाती है तो आगे जाके ये दो नदियों में टूटती है, एक सूरमा नदी और एक कुशियारा नदी। लेकिन जब गंगा डेल्टा में मिलने की बात आती है तो ये दोनों धाराएं वापस मिल जाती है और मेघना का रूप ले लेती है। आपको पता है कि गंगा डेल्टा के अंदर ब्रह्मपुत्र भी जाती है, गंगा भी जाती है और मेघना भी जाती है। तो बराक नदी पहले सूरमा और कुशियारा नदी में टूटती है, विभाजित होती है और आगे चल के वापस ये मिल जाती है और मेघना नदी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दो इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र है ही जो सबसे ज़रूरी है, जिसके आसपास की काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा एक बराक नदी। नदियों और राष्ट्रीय उद्यान के अलावा जो आसाम की भौगोलिक विशेषता है वो है यहाँ की पर्वत और पहाड़ियाँ। यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग। हो सकता है कि मुझसे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कार्बी आंगलोंग जो है वो एक पठार है जो कि एक ज़िले में मौजूद है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग, जो कि आसाम के बिल्कुल मध्य में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, इसको कार्बियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और आसाम के दिल के धड़कन की नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आसाम के दिल की धड़कन या फिर कार्बियों की भूमि, वो इसलिए क्योंकि ये आसाम के बिल्कुल मध्य में है और काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है। पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो ये जगह बहुत अच्छी है, पर्यटक जो है इसको देखने के लिए आते हैं। वैसे तो माजुली द्वीप भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ हैं, और जीव भी पाए जाते हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। इसके अलावा एक मेघालय की पहाड़ियाँ और हैं जो कि दक्षिण आसाम के नज़दीक में पाई जाती हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारी ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदी हैं। तो अपने आप में ये पहाड़ियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और यहाँ के जंगल भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये एक और विशेषता हो जाती है यहाँ की। इसके अलावा मैदान तीसरी जो विशेषता है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी नदी यहाँ से निकल रही है तो ब्रह्मपुत्र का अपना मैदान भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नदी जहाँ से निकलती है वो उस जगह का विस्तार करते हुए चलती है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो आसाम के लिए काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है आसाम के विस्तार में, तो इसे आपको याद रखना है। और दूसरा है बराक मैदान जो कि बराक नदी की वजह से बनता है। और आखिर में आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान में मैं आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो बता ही चुका हूँ, इसके अलावा एक उद्यान और है जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी विश्व विरासत स्थल के रूप में पहचान दी गई है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, काजीरंगा और मानस। इसके अलावा कुछ एक और हैं जैसे कि नामेरी हो गया, डिब्रू साइखोवा और ओरैंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो इन पांचों का नाम आपको याद रखना है, काजीरंगा से लेके ओरंग तक। तो आई होप आपको सारी भौगोलिक विशेषताएं समझ में आई होंगी आसाम की। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से और थोड़ा अलग तरीके से भी सारी भौगोलिक विशेषताएं बता सकूं। अगर आप तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिजोरम का भूगोल और उसका नक्शा समझाने की कोशिश करूंगा। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जो कि 7 बहनों 7 सिस्टर्स में से एक है। 7 सिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा, भारत का उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है। दोस्तों, मिजोरम की जो राज्य के रूप में स्थापना हुई थी वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी, लेकिन इससे पहले 21 जनवरी 1972 को मिजोरम को एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। देखो, इस बात को ध्यान से समझ लो कि 21 जनवरी 1972 को मिजोरम को पहले बनाया गया था एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश। उसके बाद 20 फरवरी 1987 को उसको राज्य का दर्जा मिला था। दोनों ही तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में पूछ ली जाती हैं, भूगोल में पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें जरूर याद रखना आप। दोस्तों, मिजोरम का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 21,081 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये पूरा इतना बड़ा राज्य है। भारत के टॉप 5 छोटे राज्यों में से एक है, यानी कि 5वां सबसे छोटा राज्य माना जाता है मिजोरम, तो इसे आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी सीमाओं की तो देखो, इसके उत्तर में आपको आसाम नजर आएगा, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा नजर आएगा, साइड में आपको मणिपुर भी नजर आएगा, और अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करोगे तो दक्षिण में बांग्लादेश और म्यांमार भी नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी, जो बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, वो तकरीबन 722 किलोमीटर लंबी है। इसको याद रख लो, 722 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो सीमाएं याद रह जाएंगी। असम, त्रिपुरा और मणिपुर 3 राज्यों से ये लगता है और बांग्लादेश और म्यांमार 2 देशों से ये लगता है।
बात करें इसके ज़िलों की तो आज की तारीख में इसमें तकरीबन 11 ज़िले हैं, जिसमें अगर आप उत्तर वाले हिस्से की बात करोगे तो उत्तर में आपको 4 इंपॉर्टेंट ज़िले मिलेंगे। एक है ममित, उसके बाद है कोलसिब, इसके बाद है आइजोल और यहाँ पे मिलेगा आपको सैतूताल। ये जो आइजोल आपको नज़र आ रहा है ये मिज़ोरम की राजधानी है। आइजोल को ज़रूर याद रखना, मिज़ोरम की राजधानी। तो उत्तर वाले हिस्से में 4 राज्य हो जाते हैं, ममित, कोलसिब, आइजोल और सैतूताल। अगर आप मध्य के हिस्से में आते हो तो मध्य में भी आपको 4 इंपॉर्टेंट जिले मिलेंगे। एक है हना हथियाल, एक है शेरशिप, एक है खावजौल और एक है चम्फाई। तो मध्य के 4 जिले आपको याद रह जाएंगे, हना हथियाल, शेरशिप, खावजौल और चम्फाई। अब बात करें दक्षिणी हिस्से की तो दक्षिण में 3 जिले बचते हैं। एक है लुंगलेई, एक है लौंग तलाई और एक है साइहा। ये 3 जिले हैं जो दक्षिण के अंदर है, बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, लुंगलेई, लौंग तलाई और साइहा। तो टोटल 11 जिले हो जाते हैं, उत्तर का भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। अब देखो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख लो, 4 फैक्ट्स याद रख लो। पहला तो ये कि मिजोरम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप लिखोगे लुंगलेई। लुंगलेई सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा शहर आइजोल है। सबसे बड़ा शहर आइजोल है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लुंगलेई है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शेरछिप है, शेरछिप। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी शेरछिप है। मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो शेरछिप है। वैसे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, साक्षरता दर किस में सबसे ज़्यादा है, केरला के अंदर है। लेकिन यहाँ पे सबसे साक्षर जिला कौन सा है, शेरछिप है। तो इसको भी याद रख लो। और यहाँ की राजधानी क्या है, आइजोल है। तो ये 4-5 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे बड़ा जिला है लुंगलेई, सबसे बड़ा शहर है आइजोल, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शेरछिप, सबसे साक्षर जिला कौन सा है, शेरछिप, और राजधानी क्या है, आइजोल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे सवाल बन सकता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है। अब बात करते हैं मिज़ोरम के थोड़े से भूगोल के बारे में। पूरे मिज़ोरम का लगभग 76% हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। इस बात को याद रख लो कि 76% हिस्सा जो है वो जंगलों और पहाड़ियों से ढका हुआ है। जो कर्क रेखा गुजरती है पूरी दुनिया की, वो तकरीबन इस राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। खास राज्य है कि एक कर्क रेखा जाती है जो इस राज्य के तकरीबन मध्य के हिस्से से होकर गुजरती है। सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसमें से कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, तो आपको मिजोरम लिखना है। मिजोरम के भूगोल में आपको घुमावदार पहाड़ियां, घाटियां, नदियां और झीलें बहुत सी मिल जाएगी, इसलिए इसको घुमावदार पहाड़ियों का, घाटियों का, नदियों का, झीलों का राज्य कहा जाता है मिजोरम। तो ये ज़रूर याद रखना। इसके अलावा राज्य की जो टोटल लंबाई और चौड़ाई है, इसमें कुल मिला के 21 छोटी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। याद रख लो, 21 छोटी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जिसमें कि अलग अलग ऊंचाइयों की चोटियां शामिल हैं। देखो, अगर आप राज्य के पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में जितनी भी पहाड़ियां हैं उनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर है। और अगर आप पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो ये जो ऊंचाई है बढ़ती जाती है, 1300 मीटर तक जाती है। मतलब मिजोरम की सारी पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो 1000 से 1300 मीटर के बीच में है। कुछ पहाड़ियां इसके अंदर ऐसी भी हैं जो 2000 मीटर तक भी ऊंची हैं, जैसे कि फोकपुई तलांग। याद रखो, फोकपुई तलांग, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 2210 मीटर है, जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल बन सकता है कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फोकपुई तलांग या फिर ब्लू माउंटेन। देखो, 2021 की जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो भारत का है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी और राज्य की तुलना में मिजोरम में जंगलों का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। इस बात को याद रख लो कि 2021 की रिपोर्ट आई थी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। उस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य के मुकाबले मिजोरम में जंगलों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। मिजोरम की जो राजभाषा है वो मिजो और अंग्रेजी है, यानी कि वहां पे अगर कोई डॉक्यूमेंट बनेगा, कोई कागज बनेंगे तो वो मिजो भाषा में बनेंगे या फिर अंग्रेजी भाषा के अंदर बनेंगे। आपको पता होगा राजभाषा का मतलब यही होता है। अगर आप आदिवासी समाज की बात करोगे, जनजातियों की बात करोगे, तो मिजो जनजाति वहाँ पे बहुत ज़रूरी जनजाति मानी जाती है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब मैं आपको मिजोरम के मौसम के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि मिजोरम के अकाल के बारे में, अकाल जिसको कहते हैं। देखिए, मिजोरम जैसी जगह जो है वहाँ का मौसम बहुत ही अजीब है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सा पहाड़ी इलाका है। इसी वजह से यहाँ पे टिक के खेती नहीं की जाती है।
यहाँ पे होती है झूम खेती। झूम खेती ये होती है कि ज़मीन का एक टुकड़ा लिया जाता है, उसे साफ किया जाता है, उस पर कुछ सालों तक खेती की जाती है और फिर जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है, उपजाऊपन कम हो जाता है, तो वहाँ से चले जाते हैं लोग, उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन पे जाके खेती करते हैं। अब इस वजह से होता क्या है कि वहाँ की ज़मीन को नुकसान बहुत होता है और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का मौसम इतना ख़राब होता है कि एक ही मौसम में वहाँ पे खेती की जा सकती है, स्पेशली अनाज की खेती। यही कारण है कि वहाँ पे अनाज कम पैदा होता है और वहाँ के लोगों के पास जितना भी अनाज होता है वो उसे संभाल के रखते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे बांस के जंगल भी हैं और उन बांस के जंगलों में होता यह है कि हर 45 से 50 साल के बीच में बांस के अंदर फूल उगते हैं। ध्यान से समझ लो कि बांस के फूल उगते हैं, उन बांस के फूलों को चूहे खाते हैं। अब होता यह है कि चूहे उन्हें खाते हैं तो उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ जाती है और उस वजह से उनकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ जाती है। अब चूहे फूल खा रहे हैं तो ठीक है, जब तक खा रहे हैं, जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो वो किस पे हमला करेंगे? जाहिर सी बात है अनाज और खेती पे ही हमला करेंगे। इसी वजह से मिज़ोरम के अंदर अकाल आता रहता है। हालांकि ये चीज़ हर 45-50 साल के अंदर होती है, लेकिन जब भी होती है तो बड़ी भयानक होती है, वहाँ का पूरा अनाज ख़त्म हो जाता है। इसी को अकाल कहा जाता है या फिर मौतम कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि मिज़ोरम के अंदर 3 बार ऐसा मौसम आ चुका है। एक आया था साल 1911-12 के अंदर, एक साल 1958 और 60 के बीच में आया था, एक साल 2008 और 7 के बीच में आया था। एक बात को समझ लो कि जब 1958 और 60 के बीच में यह मौसम आया था या अकाल आया था तो ये बड़ा भयानक था। इसमें क्या है कि मिज़ोरम के लोगों का अनाज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और उस वजह से वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए थे, आतंकवादी विद्रोह शुरू हो गए थे। वहाँ के एक नेता थे लाल डेंगा नेता, लाल डेंगा उनका नाम था। इन्होंने मिज़ो फ्रंट पार्टी बनाई थी। इन्होंने साल 1966 में मिज़ोरम के लोगों की मदद से मिज़ोरम को भारत से अलग कर दिया था। जी हाँ, अलग कर दिया था और एक अलग राष्ट्र की घोषणा भी कर दी थी। एक बहुत बड़ा विद्रोह चला था उस टाइम पे असम की सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। इसमें इन लोगों ने पाकिस्तान और चीन की भी मदद ली थी। इसी वजह से ये जो 1966 में है बिल्कुल अलग हो गया था मिज़ोरम, लेकिन भारत सरकार ने फाइनली वापस मिज़ोरम का विलय कर लिया था और इसके बाद ही 21 जनवरी 1972 को मिज़ोरम को केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया था ताकि यहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो ये एक स्पेशल चीज़ है मौतम, इसको आप याद रख लो, अकाल को याद रख लो। अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बहुत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक नदी है तलावंग, जिसे धलेश्वरी और कटाखल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तुईरियल और तुईवावल, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन मिज़ोरम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। आखिर में बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत से ऐसे जंगली जीव हैं, जंगली प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पे बसती हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है मिज़ोरम का नक्शा और थोड़ा सा इसका भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं आपको त्रिपुरा के नक्शे और भूगोल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व की 7 बहनों में से एक और महत्वपूर्ण राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है और इसी हिसाब से ये गोवा और सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। अगर हम नक्शे में देखें तो हमें पता चलता है कि त्रिपुरा एक लैंडलॉक राज्य है, यानी कि इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं जुड़ती है, चारों तरफ ये जमीन से ही घिरा हुआ है। इसकी सीमाओं को देखने पे पता चलता है कि इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिणी हिस्से में बांग्लादेश है जिसके साथ ये 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर में देखोगे तो आपको आसाम नजर आएगा और पूर्व में आप देखोगे तो आपको मिजोरम नजर आएगा। तो इससे त्रिपुरा का एक नुकसान ये है कि यहाँ से कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी त्रिपुरा के बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है जिसको नेशनल हाईवे 8 कहते हैं, नेशनल हाईवे 8, जो कि त्रिपुरा की जीवन रेखा कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई नदी होती है वो किसी राज्य की जीवन रेखा होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये NH8 है ये त्रिपुरा की जीवन रेखा है। मैं आपको बता दूं कि ये आसाम के करीमगंज को त्रिपुरा से जोड़ती है जो इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजर रहा है। तो इस तरीके से ये नेशनल हाईवे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर बात करें त्रिपुरा के ज़िलों के बारे में तो त्रिपुरा में कुल 8 ज़िले हैं। इन 8 ज़िलों को याद रखना बहुत ही आसान है। अगर आप त्रिपुरा के नक्शे में उत्तर की तरफ देखोगे तो उत्तरी त्रिपुरा दिखेगा, दक्षिण की तरफ देखोगे तो दक्षिणी त्रिपुरा और पश्चिम की तरफ देखोगे तो पश्चिमी त्रिपुरा दिखेगा। तो 3 जिले तो वैसे ही याद हो जाएंगे, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। इसके अलावा 5 जिले और आते हैं जहाँ पे ये आता है उन्नाकोटी, धलाई, खोवाई, गोमती
और सिपाहीजाला। ढंग से याद कर लो, उनोकोटी, धलाई, खोवाई, गोमती और सिपाहीजाला। देखिए, हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाए, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ज़िले हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपको पश्चिमी त्रिपुरा दिख रहा है, यहाँ पर अगरतला मौजूद है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर है वो भी अगरतला ही है। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो आप लिखोगे धलाई ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आप लिखोगे उन्नोकोटी ज़िला है। तो आसानी से आपको इसकी सीमाएं और ज़िले याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। आप 2-3 बार खाली नक्शे को भरेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें त्रिपुरा की, तो देखो, त्रिपुरा में आज़ादी से पहले माणिक्य साम्राज्य का राज चलता था। मतलब माणिक्य साम्राज्य के जो शासक थे वो यहाँ पे राज करते थे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य भी आ गया था, तो ये एक प्रिंसली स्टेट बन के रह गया। मतलब यहाँ का जो कामकाज है वो तो राजा देखता था, लेकिन ब्रिटिशर्स की देखरेख के अंदर, यानी अंग्रेजों की देखरेख के अंदर काम होता था। 15 अक्टूबर 1949 को इसका भारत में विलय हुआ और नवंबर 1956 में इसको केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। ध्यान से रखना, ये डेट्स पूछी जाती हैं, तारीखें पूछी जाती हैं। 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हुआ और नवंबर 1956 में इसे एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसे एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस बात को भी याद रख लो। तो 3 तारीखें हो जाती हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि 21 जनवरी 1972 को ही मणिपुर और मेघालय को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अभी जब हम मणिपुर और मेघालय पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि आज़ादी से पहले ये एक प्रिंसली स्टेट था। आज़ादी के बाद ये 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हो गया। नवंबर 1956 में एक केंद्रीय शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अगर इसके भूगोल की बात की जाए तो बांग्लादेश का ये जो आपको सीमा नजर आ रही है, इस सीमा के पास बांग्लादेश की बहुत सी नदी घाटियां हैं। तो नदी घाटियों से घिरा हुआ राज्य है ये। इस बात को समझ लो कि जो राज्य नदी घाटियों से घिरा हुआ है, जाहिर सी बात है वहाँ जंगल भी बहुत होंगे। और इसी वजह से इस राज्य का तकरीबन 55% हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। इसके अलावा इस राज्य के मध्य, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के अंदर बहुत सारे पहाड़ और बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। उदाहरण के तौर पे जम्पुई हिल्स। जम्पुई हिल्स जो है वो पूरे त्रिपुरा की सबसे ऊंची श्रृंखला मानी जाती है और इसी वजह से इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये अगरतला से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा 4 और पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिसके अंदर उनोकोटी संखतलाग, लांगथोराई, अथालामुरा कालाझारी और बारामुरा देवतामुरा। ये वो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो कि त्रिपुरा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 5 हो जाती हैं। इनमें आप और कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन जम्पुई हिल्स को जरूर याद रखना, क्योंकि ये सबसे ऊंची है, तो इससे सवाल जरूर बन सकता है। अगर बात करें इसकी प्रमुख नदियों के बारे में, तो इसकी प्रमुख नदियां हैं गुमती, मनु, धलाई और खोवाई। बिल्कुल इनके जिलों से मिलते हुए नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप इजीली याद रख सकते हो। गुमती, मनु, धलाई और खोवाई। अगर बात करें त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो देखो, अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ पे कृषि, उद्योग और परिवहन तीनों तरीके की सुविधाएं हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये समुद्र से तो जुड़े नहीं हैं, तो अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था चलानी पड़ती है। अगर आप कृषि की बात करोगे तो यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं चावल, गेहूं, दालें और तिलहन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नकदी फसलें भी उगती हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे व्यापार अच्छा हो, अच्छा पैसा आए। जैसे कि कपास यहाँ पे उगता है, चाय, गन्ना, फल और रबड़। कौन सा रबड़? NTFP। सवाल बन सकता है, NTFP रबड़ की जो खेती है वो त्रिपुरा के अंदर होती है। अगर आप बात करोगे यहाँ के जंगलों की, तो जंगलों से भी कुछ एक विशेष फसलें आती हैं, जैसे कि बांस, साल की लकड़ी, घास और औषधीय पौधे। इन सब को बेचकर, इन सब का से काम चलाकर अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चल सकती है। तो कृषि में 3 तरीके की फसलें हैं, मुख्य खाद्य फसलें हैं, नकदी फसलें हैं और वन की फसलें हैं। अगर आप बात करोगे उद्योग की, तो यहाँ के जो मुख्य उद्योग हैं वो है फल संरक्षण, चाय, हथकरघा और हस्तशिल्प का उद्योग है। तो टोटल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग हो जाते हैं। और कुछ एक अन्य उद्योग भी हैं यहाँ पे, जैसे कि एल्यूमिनियम के बर्तन यहाँ बनते हैं, PVC पाइप और प्लाईवुड, और इसके अलावा बांस उद्योग। ये जितने भी उद्योग है, इसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है।
आखिर में अगर आप बात करोगे खान और खनिज के बारे में, तो देखो यहाँ पे प्राकृतिक गैस के कुछ एक भंडार मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मंत्रालय है वो काम करता रहता है। और साथ ही यहाँ के पर्वतों में लिग्नाइट खनिज और लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, जो कि खेती के लिए अच्छी होती है। बाकी कुछ एक घाटियाँ ऐसी भी हैं, नदी घाटियाँ, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। अगर आप आखिर में परिवहन की और बात कर लोगे, तो यहाँ पे अगरतला हवाई अड्डा है, जिसको महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, साथ ही भारत के कुछ प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है, तो परिवहन के मामले में ये हवाई अड्डा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको NH8 तो बता ही दिया है, वो भी ज़रूरी है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो NH8 को भी आप याद रखो। आखिर में एक नोट करने वाली बात और लिख लो कि चूंकि ये जो त्रिपुरा है ये समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग जो कि बंगाली भाषा भी बोलते हैं, वो सब मछली के लिए किस पर निर्भर है? बांग्लादेश पर निर्भर है। ज़्यादातर मछली का जो व्यापार है वो बांग्लादेश से करना पड़ता है, इसलिए मछली के मामले में हम लोग बांग्लादेश पे निर्भर हैं त्रिपुरा के अंदर। तो ये एक चीज़ आप और नोट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाता है त्रिपुरा का नक्शा और भूगोल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की मणि कहे जाने वाले मणिपुर के नक्शे और उसके भूगोल को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मणिपुर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, इसलिए इसको रत्नों की भूमि या फिर मणि की धरती भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये भारत की मणि है, धरती पर स्वर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, 7 बहनों में से एक है, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मणिपुर भारत का 23वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 22,327 वर्ग किलोमीटर है। 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर हुआ था, जिसके बाद इस राज्य पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था, लेकिन 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ इन्होंने विलय संधि साइन कर ली थी और 15 अक्टूबर 1949 को ये भारत में पूरी तरह विलय हो गया था, अंग बन गया था। लेकिन 21 जनवरी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तीनों तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1949 को संधि विलय पर साइन किया था, 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बन गया था और 21 जनवरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सवाल बनता है, जरूर याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जैसे कि मितेलिपक, कंगलेपक और मैत्रबक, और इसके अलावा भी इसके 20 अलग अलग नाम हैं। अब आप कहोगे कि इतने सारे नाम कैसे हैं? वो इसलिए क्योंकि मणिपुर में कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जैसे कि कुकी हो गए, नागा हो गए, पांगल और मिजो जैसे लोग रहते हैं, जो कि बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उन्हीं भाषाओं से ये शब्द निकले हैं, उन्हीं संस्कृति से ये शब्द निकले हैं जो आगे चल के मणिपुर का नाम बने। लेकिन मणिपुर का जो ऑफिशियल नाम है वो मणिपुर ही है। मणिपुर की जो राजभाषा है वो मणिपुरी है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो मणिपुरी में बनता है। लेकिन अगर आप स्थानीय भाषाओं की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। अगर आप मणिपुर की सीमाओं की बात करोगे तो मणिपुर 3 भारतीय राज्यों से जुड़ता है। पहला है नागालैंड, जो कि उत्तर में है, पश्चिम में आपको असम मिल जाएगा, दक्षिण में मिजोरम। इसके अलावा दक्षिण और पूर्व के हिस्से में आपको म्यांमार मिलेगा, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 4 हो जाते हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार। इसको ज़रूर याद रखना, इससे पोजीशन पता चलती है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि मणिपुर भी एक लैंडलॉक राज्य है, मतलब ये भी समुद्र से नहीं जुड़ता है। अगर बात करें मणिपुर के ज़िलों के बारे में, तो मणिपुर में टोटल 16 ज़िले हैं, जो कि पहले 9 ज़िले हुआ करते थे, फिलहाल 16 ज़िले हैं। देखिए मणिपुर के ज़िलों को याद करने का तरीका है, 2 सर्कल आप बना लो, मतलब 2 तरीके के गोले आप बना लो, एक बाहरी गोला और एक आंतरिक गोला। आप लोगों को दिखेगा कि जो अंदर वाला गोला है उसमें आपको छोटे छोटे ज़िले नज़र आएंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बाहरी ज़िलों के बारे में बात करते हैं। अगर आप पूर्व की तरफ देखोगे तो पूर्व में आपको एक लाइन नज़र आएगी, लाइन, उस लाइन में आपको लाइन से 4 ज़िले नज़र आएंगे। पहला है उखरूल, याद रख लो उखरूल, दूसरा है कमजोंग, तीसरा है तेंगनोपल और चौथा है चंडेल। तो 4 जिले पूर्व की लाइन में आते हैं, उखरूल, कमजोंग, तेंगनोपल और चंडेल। ऐसा हो सकता है कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट से ना हो उनके लिए नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। चंडेल तो वैसे याद हो जाएगा, उखरूल भी मुश्किल नहीं है, कमजोंग भी मुश्किल नहीं है, तेंगनोपल को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आप पश्चिमी लाइन देखो तो पश्चिमी लाइन में आपको 6 जिले मिलेंगे। सबसे ऊपर मिलेगा सेनापति, बहुत ही ईजी है इसको याद रखना, सेनापति। सेनापति के नीचे आपको
तमेंगलोंग मिलेगा, उसके नीचे नोने मिलेगा, नोने भी याद रह जाएगा। उसके पास एक छोटा सा जिला आपको मिलेगा जिरीबाम। जिरीबाम बहुत ही छोटा है, बाकी सब बड़े हैं इसके मुकाबले, आप देख सकते हो जिरीबाम काफ़ी छोटा है। इसके नीचे फैरजौल आपको मिल जाएगा और सबसे नीचे आपको चुरा चांदपुर मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा ज़िला भी कहा जाता है मणिपुर का, चुरा चांदपुर। तो ये पूर्व की लाइन है, ये पश्चिम की लाइन है। पूर्व में 4 ज़िले हैं, उखरूल, कमजोंग, तेंगनोपल और चंडेल। वहीं पश्चिम में 6 ज़िले हैं, सेनापति, तमेंगलोंग, नोने, जिरबाम, फैरजौल और चुरा चांदपुर। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। मध्य की बात करते हैं। ये जो मध्य है, मध्य में आपको 6 छोटे छोटे ज़िले मिलेंगे। मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मध्य का टोटल एरिया है, इसको इम्फाल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इम्फाल घाटी भी कह सकते हो या फिर मणिपुर की अंडाकार घाटी भी कह सकते हो। इससे सवाल पहले भी बन चुका है। देखिए, ये जो घाटी है ना, ये बनी कैसे है, इसको समझना ज़रूरी है। इस घाटी के आसपास बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, छोटी मोटी। उन छोटी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं के अंदर बहुत सी नदियों के उद्गम स्थल हैं, जैसे कि इरल एक नदी है, इम्फाल एक नदी है। तो ऐसे में ये जितनी भी नदियां हैं, ये इस घाटी में ही बहती हैं, या फिर यूं कह लो कि इन नदियों की वजह से ही ये घाटी बनी है। तो आप इसको अंडाकार या फिर केंद्रीय घाटी कह सकते हो, जो नदी की वजह से बनी है। और इसी में आपके 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं? सबसे पहले आता है विष्णुपुर। विष्णुपुर के बगल में आप देखोगे तो आपको कंगचिन मिलेगा, कंगचिंग। अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। कंगचिंग बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। इसके पास आपको छोटा सा थोबल जिला मिलेगा। उसी के पास आप देखोगे तो आपको कंगपोखपी नाम का जिला मिलेगा, कंगपोखपी, काफी इंपॉर्टेंट जिला है। और यहाँ पे 2 जिले मिलेंगे, एक है पश्चिमी इम्फाल और एक है पूर्वी इम्फाल। तो पश्चिमी इम्फाल और पूर्वी इम्फाल तो वैसे ही याद रह जाएगा, राजधानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिर्फ आपको 4 याद रखने हैं, विष्णुपुर, कंगचिंग, थोबल और कंगपोखपी। तो देखो, अगर आप बाहर के हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट से बाहर के हो, तो आप प्लीज़ 2-3 बार प्रैक्टिस करना, भरने की कोशिश करना, ज़रूर याद हो जाएगा। पहले पूर्व की लाइन, उसमें 4 ज़िले, फिर पश्चिम की लाइन, उसमें 6 ज़िले, और फिर बीच में आना, मतलब केंद्रीय घाटी की तरफ आना। तो इस तरीके से ये 16 ज़िले हो जाते हैं। तो आपको सीमाएं समझ में आ गई, ज़िले समझ में आ गए, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी समझ में आ गई होगी। अब कुछ एक नोट करने वाली बातें हैं, उनको आप याद रख लो, क्योंकि उनसे सीधे सवाल बनते हैं। इनको ज़रूर लिख लेना। मणिपुर का सबसे बड़ा ज़िला चुरा चांदपुर, मणिपुर का सबसे छोटा ज़िला विष्णुपुर। दोनों ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे बड़ा ज़िला चुरा चांदपुर है, सबसे छोटा ज़िला विष्णुपुर है। राजधानी है वो इम्फाल है। राजकीय पशु कौन सा है? संगाई हिरन, संगाई हिरन। राजकीय वृक्ष भारतीय महोगनी। राजकीय फूल कौन सा है? तो सिरोए कुमुदिनी, जिसको लिली भी कहा जाता है। साक्षरता दर कितनी है? 75.48%। ये वो चीज़ें हैं जिनसे सीधे सवाल बनते हैं। सबसे बड़ा ज़िला, सबसे छोटा ज़िला, राजधानी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल और साक्षरता दर। तो इनको स्पेशली नोट बना के याद कर लेना। अब आखिर में 2 चीज़ें और बचती हैं। पहली तो ये है कि इसकी जो प्रमुख नदियां हैं मणिपुर की, वो कौन कौन सी है। तो देखो, एक नदी तो है बराक, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक है इम्फाल और एक है इरल। इन तीनों का ही बड़ा हाथ होता है इस केंद्रीय घाटी को बनाने में। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है विष्णुपुर जिले में आपको मिलेगा कैबुल राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा इम्फाल जिले में आपको मिलेगा शिरुई राष्ट्रीय उद्यान। दोनों को याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका बेसिक भूगोल जो है मणिपुर का पूरा हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के स्कॉटलैंड के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं मेघालय के नक्शे और उसके भूगोल के बारे में। दोस्तों, मेघालय घाटियों से, ऊंची नीची ज़मीनों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से भरा हुआ एक राज्य है। आप कह सकते हो कि ये एक पर्वतीय राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 22,720 वर्ग किलोमीटर है और भारत के बहुत छोटे राज्यों में से एक है ये। दोस्तों, जब अंग्रेज़ भारत आए थे और उन्होंने मेघालय आके शिलोंग देखा था, स्पेशली शिलोंग जो है राजधानी है, उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ थी और खूबसूरत नज़ारे थे, घाटियाँ, घुमावदार पहाड़ियाँ, इनको देखकर उन्हें स्कॉटलैंड की याद आ गई और उन्होंने इसे भारत का स्कॉटलैंड ये नाम दे दिया था। मैं आपको बता दूं कि मेघालय का असली मतलब होता है मेघों का घर या फिर मेघों का आलय, जिसको बादलों का घर कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है, औसतन बारिश पूरी दुनिया में, वो मेघालय में ही होती है। अगर आप इतिहास की बात करोगे तो मेघालय पहले असम का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यानी 21 जनवरी 1972 को जो असम का खासी,
गारो और जैंतिया पर्वतीय जिले थे, ये जितने भी 3 जिले हैं, खासी, गारो और जैंतिया, इनको काट कर एक अलग से राज्य बनाया गया, अलग से राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे मेघालय कहा गया था। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है आज की तारीख में वो अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पे अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि खासी, गारो, प्रार, हजोंग और बांग्ला जैसी भाषाएं भी यहाँ पे बोली जाती हैं। वैसे तो यहाँ पे हिंदी बोलने और समझने वाले भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेनली वो आपको राजधानी में मिलेंगे, यानी कि शिलोंग के अंदर मिलेंगे। अगर मेघालय की सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक भारतीय राज्य है जो इससे लगता है, और वो है असम। अगर आप उत्तर का और पूर्व का हिस्सा देखोगे तो सिर्फ आपको असम नजर आएगा। वहीं अगर आप पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा देखोगे तो वहां आपको बांग्लादेश नजर आएगा। तो एक राज्य और एक देश, इस हिसाब से ये भी देखने को मिलता है कि ये एक लैंडलॉक राज्य है, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ का जो व्यापार है वो उद्योगों के माध्यम से होता है। अगर आप मेघालय के जिलों की बात करोगे तो उसे याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पे पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। मेनली यहाँ पे 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। एक है गारो पहाड़ी श्रृंखला, एक है खासी पहाड़ी श्रृंखला और एक है जैंतिया पहाड़ी श्रृंखला। जो गारो पहाड़ी श्रृंखला है वो पश्चिम में मौजूद है, खासी जो है वो मध्य में है, और जैंतिया जो है वो आपको पूर्व में मिल जाएगी। इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं में ही टोटल 11 जिले बने हुए हैं। अब कैसे बने हुए हैं? 5 जिले तो आपको गारो पहाड़ियों के अंदर मिल जाएंगे, 3 जिले आपको मिलेंगे खासी पहाड़ के अंदर, और 2 जिले आपको मिलेंगे जैंतिया पहाड़ों के अंदर, और एक जिला बिल्कुल अलग है जिसको रेबोई जिला कहते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको। अगर आप गारो पहाड़ियों को देखोगे तो यहाँ पे पूर्व में पूर्व गारो, पश्चिम में पश्चिम गारो, उत्तर में उत्तर गारो और दक्षिण में दक्षिण गारो, और यहाँ पे कोने में देखोगे तो दक्षिणी पश्चिमी गारो। बताओ याद करने में कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ दिशाओं के नाम याद रखने हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी, कोई दिक्कत नहीं है। खासी में आओगे, मध्य में आओगे तो पूर्वी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी, पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी और दक्षिण पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ मिलेंगी। ये सब यहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से बटा हुआ है, मतलब यहाँ के आदिवासियों के हिसाब से बटा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम याद रखना है। जैंतिया पहाड़ियों में तो सिर्फ एक पूर्वी जैंतिया है और एक पश्चिमी जैंतिया है, और आखिर में ये वाला हिस्सा जो बनता है उसको आप लोग कहते हो रेबोई जिला। तो टोटल 11 जिले हो जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ रेबोई का नाम याद रखना है, बाकी तो सब दिशाओं के नाम हैं। अब देखो, इन पहाड़ियों की, इन पर्वत श्रृंखलाओं की अपनी अपनी खासियतें भी हैं। जैसे कि अगर आप गारो पहाड़ियों की बात करोगे तो ये पश्चिमी भाग में स्थित है, और यहाँ पे गारो आदिवासी रहते हैं। गारो आदिवासियों की वजह से ही ये नाम पड़ा है गारो पहाड़ियाँ। एक नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन गारो पहाड़ियों के अंदर ही स्थित है, इसको आपको याद रखना है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप खासी पहाड़ियों की बात करोगे तो मध्य में स्थित है, और दुनिया की जो अधिकतम बारिश है, अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो यही मौजूद है। जैसे कि चेरापूंजी, चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा मौसीमराम नाम की एक जगह है, वो बिल्कुल पास में है इसके। दुनिया की जो औसतन सबसे ज़्यादा बरसात है वो मौसीमराम के अंदर ही होती है, और स्पेशली चेरापूंजी के अंदर होती है, तो इसलिए ये खासी पहाड़ियाँ मशहूर है। अगर जैंतिया पहाड़ियों की बात करोगे तो जैंतिया आदिवासी यहाँ पे रहते हैं, इनके नाम से ये पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत झरने मिल जाएंगे, नदियाँ मिल जाएंगी, पूर्वी भाग में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। तो तीनों पहाड़ियाँ अपना अपना महत्व लिए हुए हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले आती है उम्बगोट नदी। उम्बगोट नदी जो है वो भारत की सबसे साफ नदी है। ये तस्वीरें आपने देखी होगी, पर्यटकों के लिए पूरा आकर्षण है, अच्छी खासी अर्थव्यवस्था चलती है इस वजह से। एक है दिगारू नदी, जो कि गारो हिल्स के अंदर पाई जाती है, गारो पहाड़ियों के अंदर, ये सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कोपीली नदी, जो कि खासी पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है, और ये भी कृषि और सिंचाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 नदियां आती हैं, एक है मिटडू नदी और एक है सोमेश्वरी नदी। इन दोनों से ही गांव वालों को पीने का साफ पानी मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 5 नदियां हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हो, सवाल बन सकता है। बात करें प्रमुख खनिजों के बारे में तो कोयला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है जो पूरे मेघालय में पाया जाता है। स्पेशली अगर आप बात करोगे गारो पहाड़ियों की तो वहाँ पे तो बहुत सारे भंडार आपको मिल जाएंगे। डोलोमाइट भी वहाँ पाया जाता है, जो कि एक कार्बोनेट खनिज है, ये निर्माण उद्योग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चूना पत्थर पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग के लिए ज़रूरी है, और रेत पाई जाती है जो निर्माण उद्योग के लिए ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे खनिज हैं जिससे कि अर्थव्यवस्था चलती है मेघालय। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खनिज है, यहाँ पे कुछ फसलें भी पाई जाती हैं।
अब आपको पता है कि यहाँ पे पानी बहुत बरसता है, और जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ पे चावल, सोयाबीन, मक्का, दालें, टमाटर, बैंगन, अदरक जैसी फसलें उगती हैं। वहीं यहाँ पर काली मिर्च की फसल भी उगती है, जो कि एक नकदी फसल है। नकदी फसल वो होती है जिससे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो चावल, मक्का, सोयाबीन, दालें, टमाटर, बैंगन, अदरक, काली मिर्च, इन सबको आपको याद रखना है, ये प्रमुख फसलें हैं जो उगती हैं। लेकिन यहाँ पे कृषि के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। भले यहाँ पे पानी बहुत है, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो ऊंची नीची है, ढलान वाली है। और आपको पता है कि जहाँ पे ज़मीन ढलान वाली होती है वहाँ पे मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, अपवर्दन हो जाता है। इस वजह से जो उर्वरता है, जो उपजाऊपन है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ की चुनौतियाँ भी है। आखिर में अगर बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि गारो पहाड़ियों के अंदर है। इसके अलावा एक बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको दक्षिण गारो हिल्स के अंदर मिलेगा, मतलब दक्षिणी गारो पहाड़ियों के अंदर मिलेगा। और आखिर में एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि हाथी और हिरणों के लिए बहुत ही फेमस है, के अंदर मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भूगोल है मेघालय का, और नक्शा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम का नक्शा और उसका भूगोल समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सिक्किम जो है पूर्वोत्तर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। हालांकि ये जो 7 राज्य, 7 बहनें आपको नजर आ रही हैं, इसमें सिक्किम को नहीं गिना जाता है, सिक्किम को इनसे अलग गिना जाता है। लेकिन फिर भी ये पूर्वोत्तर का बहुत ज़रूरी राज्य है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो भारत की जो चिकन नेक है, ये जो चिकन नेक आपको नजर आ रही है, इसके जस्ट ऊपर सिक्किम है, और 3 देशों से ये घिरा हुआ है, यानी कि चाइना, नेपाल और भूटान, तीनों देशों से ये घिरा है। और चिकन नेक के ऊपर है, सीधा वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। तो पश्चिम बंगाल का एकमात्र रास्ता बनता है सिक्किम जाने का। तो सिक्किम का पूरा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सिक्किम का क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 0.2% है। इसका अर्थ ये है कि ये सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यूं कह लो कि ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य वैसे कौन सा है? गोवा है। गोवा के बाद दूसरा छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम की सबसे खास बात है कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है, और भारत का सबसे बड़ा पर्वत कहा जाता है। पहला सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल के अंदर आता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है वो K2 है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। तो भारत का इस लिहाज से जो सबसे बड़ा पर्वत हो जाता है वो कंचनजंगा हो जाता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8586 मीटर है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर आप सिक्किम की सीमाओं की बात करोगे तो सिक्किम के उत्तर और पूर्व में आपको तिब्बत देखेगा, चाइना, जो कि तकरीबन 220 किलोमीटर की सीमा के साथ सिक्किम से जुड़ा हुआ है। काफ़ी लंबी सीमा है। पश्चिम में आप देखोगे तो नेपाल जुड़ा हुआ है तकरीबन 99 किलोमीटर की सीमा के साथ। दक्षिण पूर्व में भूटान जुड़ा हुआ है 32 किलोमीटर की सीमा के साथ। और दक्षिण में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जुड़ा है 60 किलोमीटर की सीमा के साथ। इस हिसाब से 351 किलोमीटर की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सिक्किम के लिए। अगर आप बात करोगे सिक्किम के ज़िलों की, तो सिक्किम में तकरीबन 6 ज़िले हैं। जी हाँ, 6 ही ज़िले हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा ज़िला आपको नज़र आएगा वो है मंगन। मंगन के नीचे आप देखोगे तो आपको ग्लाइशिंग मिलेगा, और उसके नीचे देखोगे तो सोरेंग मिलेगा। इधर थोड़ा साइड में चलोगे तो नामची मिलेगा। नामची के पास आपको गैंगटॉक मिलेगा, जो कि सिक्किम की राजधानी है, और उसके नीचे आपको मिलेगा पाकयोंग। तो टोटल 6 ज़िले हो जाते हैं: मंगन, ग्लाइशिंग, सोरेंग, नामची, गैंगटॉक और पाकयोंग। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा ज़िला मंगन है, सबसे छोटा ज़िला सोरेंग है, और जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सोरेंग और पाकयोंग आपको दिख रहा है, ये 2021 के बाद जुड़े हैं। अदरवाइज इससे पहले सिक्किम में क्या होता था कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो था वो सिक्किम कहलाता था, नीचे वाला जो था वो नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और वेस्ट सिक्किम। लेकिन ये 2 ज़िले जो हैं बाद में जुड़े हैं, तो इस हिसाब से 6 ज़िले हो जाते हैं। बात करें सिक्किम की साक्षरता दर की, तो 2013 के हिसाब से 82.6% यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि 11 सालों में कुछ हद तक बढ़ी ज़रूर होगी। तो समझ लीजिए कि 83% के आसपास तो ज़रूर होगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि सिक्किम के ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में 2 इंपॉर्टेंट ज़िले हैं, पहला है मंगन ज़िला और दूसरा है ग्लाइशिंग ज़िला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं।
जैसे कि अगर आप मंगन ज़िले की बात करोगे तो सबसे ऊपर कोने में आपको लोनक ग्लेशियर नज़र आएगा, काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको चांगसांग ग्लेशियर नज़र आएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, वो नज़र आएगा। उसके पास आपको टांगशियांग ग्लेशियर नज़र आएगा। टांगशियांग ग्लेशियर के ऊपर सवाल बन चुका है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। और इसके पास आपको देखोगे तो आपको तलुंग ग्लेशियर नज़र आएगा। तलुंग ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नदियाँ निकलती हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा ग्लाइशिंग ज़िले के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे राथोंग ग्लेशियर नज़र आएगा। राथोंग ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर्स हैं इनसे छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं जो कि सिक्किम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें प्रमुख झीलों के बारे में तो यहाँ पे 2-3 झीलें भी हैं। जैसे कि जो मंगन ज़िला है इसमें एक झील है गुरु डोंगमर झील नाम की, जो कि तकरीबन सबसे ऊंची झीलों में से एक है। 5430 मीटर की ऊंचाई पे है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके पास आप देखोगे इसी ज़िले में तो आपको स्लो ल्यामो झील मिलेगी। स्यो लामो झील, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। स्यो लामो झील जो है वो चाइना से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है और ये भी 5100 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 2 झीलें हो जाती हैं, गुरु डोंगमर और स्यो लामो। अगर आप ग्लाइशिंग ज़िला देखोगे तो इसमें भी एक छोटी सी झील है जिसका नाम है खेचो पलरी झील। खेचो पलरी झील बहुत छोटी सी झील है लेकिन ज़रूरी है। तो ये 3 झीलें हो जाती हैं, इनसे सवाल ज़रूर बन सकता है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब अगर हम बात करें सिक्किम की प्रमुख नदियों के बारे में तो सबसे पहले आपके दिमाग में तीस्ता नदी का नाम आना चाहिए। देखो, तीस्ता नदी जो है वो च्यो लामू झील से निकलती है, जो कि यहाँ कहीं आती है। ये जो झील है ये पश्चिम बंगाल में बहती है, बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट झील है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरी बंगाल है उसकी जीवन रेखा कहा जाता है तीस्ता को। हालांकि बहुत बार बाढ़ आने का खतरा भी रहता है इससे, तो ये नदी भी ज़रूरी है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बाद आती है रंगीत नदी। तीस्ता नदी की सहायक नदी है। रंगीत बांध इस नदी के ऊपर बना हुआ है। रंगीत बांध से सवाल बन सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। और एक और नदी है जिसका नाम है तालुंग नदी। तालुंग नदी जो है वो तालुंग ग्लेशियर से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था तलुंग ग्लेशियर उसी से निकलती है। ये भी तीस्ता की सहायक नदी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो 3 नदियाँ हो जाती हैं, तीस्ता, तीस्ता की सहायक नदी रंगीत और एक और सहायक नदी तालुंग। आखिर में बात करें सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान की तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत, उसी के आसपास बना हुआ है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी वनस्पतियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और सिक्किम के लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी बहुत है इसका, तो इसे ज़रूर आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका सिक्किम का नक्शा हो जाता है और उसका भूगोल हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का नक्शा बताऊंगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर है और इसी वजह से ये भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन ये हमेशा से एक राज्य नहीं था। 21 जनवरी 1972 को इसे केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। तो आपको ये दोनों तारीखें याद रखनी है। 21 जनवरी 1972 को केंद्रीय शासित प्रदेश बना था और 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ पे स्वर्णिम पगोड़ा है, तमांग मठ है, तुत्सा नृत्य यहाँ पे होता है, जीरो वैली यानी शून्य घाटी भी यहाँ पे है, बाघ अभ्यारण्य है और साथ ही सेला दर्रा। सेला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, 2 पहाड़ों के बीच में दर्रा होता है, आपको पता है, ये भी यहाँ मौजूद है। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे सौंदर्य बहुत ज़्यादा है देखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के नाम की बात करें तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है अरुण और एक है अचल। अचल का अर्थ होता है नहीं चलने वाला यानी कि पर्वत, यानी कि अरुण और पर्वत अर्थात उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। तो इसका अर्थ यही है कि ईस्ट में है, ये आपको पता है, पूर्व के अंदर है, इसी वजह से इसे उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है इस पूरे राज्य को, क्योंकि ये राज्य ही पर्वतीय है, बहुत से पहाड़ हैं यहाँ पे। अगर यहाँ की राजभाषा की बात की जाए तो यहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी, यानी कि यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, कागजात का काम होता है, वो अंग्रेजी भाषा के अंदर होता है। साक्षरता दर की बात की जाए 2013 के हिसाब से तो 66.95% है, यानी कि आज की तारीख में 67-68% तो होगा ही। यहाँ पे टोटल 60 विधानसभा सीटें हैं
और एक सदन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे विधायिका है लेकिन विधान परिषद नहीं है। आपको पता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं, 6 या 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है और विधायिका भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विधायिका है और उसमें 60 विधानसभा की सीटें हैं। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगर बात करें इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में तो देखिए, पूर्व में इसके म्यांमार है, पश्चिम में इसके भूटान है और उत्तर में तिब्बत है, यानी कि 3 जगह से तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ही घिरा हुआ है। अगर आप बात करोगे दक्षिण की, दक्षिण में आपको असम मिल जाएगा और दक्षिण पूर्व में आपको नागालैंड मिल जाएगा। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिससे ये सीमा शेयर करता है, असम और नागालैंड, और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, एक म्यांमार के साथ, एक भूटान के साथ और एक तिब्बत यानी कि चाइना के साथ। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत के साथ इसकी सीमा बहुत ही लंबी है, 1129 किलोमीटर की लगभग इतनी बड़ी सीमा है इसकी, तो ये आपको याद रखना। ये जो राज्य है एक विविध राज्य है, यहाँ पे कई तरीके के लोग रहते हैं, जनजातियां भी रहती हैं। जैसे कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में मोनपा लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, ये खाना बदोश जनजाति कही जाती है। केंद्र में आपको तानी लोग मिल जाएंगे, पूर्व में ताई लोग और दक्षिण में नागा लोग। अब ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे जनजातियां बहुत सारी रहती हैं अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही विविध राज्य हो जाता है। अब अगर हम बात करें इस राज्य के जिलों के बारे में तो देखो, आज की तारीख में इसमें टोटल 28 जिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2024 में 2 नए जिले इसके अंदर जोड़े गए थे, इसी वजह से आज की तारीख में टोटल नंबर है 28। अब देखिए, जिलों को नाम आपको ठीक से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोजीशन समझने की जरूरत है कि पोजीशन क्या है, और इसके लिए मैं अरुणाचल प्रदेश को 4 भागों में बांट सकता हूं। सबसे पहले हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े जिले आपको दिख जाएंगे, जैसे कि कोने में आपको दिबांग वैली नजर आ जाएगी। दिबांग वैली बहुत ही बड़ी वैली है, और नीचे देखोगे तो निचली दिबांग वैली भी नजर आ जाएगी, लोअर दिबांग वैली जिसको कहते हैं। तो दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके पास आपको अंजाव नाम का जिला मिल जाएगा, नीचे आपको लोहित जिला मिल जाएगा, बहुत ही फेमस है, नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, लोहित जिला। लोहित जिले के पास आपको नामसाई जिला मिलेगा, चांगलांग जिला मिलेगा, तिरप जिला मिलेगा, और सबसे लास्ट में छोटा सा आपको लोंगडिंग जिला भी मिल जाएगा। तो ये 8 जिले हैं जो पूर्वी हिस्से में आते हैं। सबसे ऊपर 2 हैं, दिबांग वैली, निचली दिबांग वैली। इसके बाद अंजाव है, लोहित है, लोहित तो आपको याद रहेगा ही, नामसाई है, चांगलांग है, तिरप है और लोंगडिंग है। मुझे पता है कि अगर आप पूर्वोत्तर के नहीं हैं तो आपके लिए नाम थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने पे ज़रूर आ जाएंगे। तो ये पूर्वी हिस्सा है जिसके अंदर 8 जिले हो जाते हैं। अब बचते हैं 20 जिले। देखिए, जो दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल जस्ट इसके पास में आता है, इसमें भी कुछ जिले हैं, जैसे कि यहाँ पे सियांग बहुत फेमस है। सियांग जो है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिसको कई पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ऊपरी सियांग दिखेगा, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अंदर एंटर करती है। बीच में आपको सियांग नजर आएगा, सेंटर में। पश्चिम में आपको पश्चिमी सियांग नजर आएगा, पूर्व में आपको पूर्वी सियांग नजर आएगा। तो 4 जिले तो यही हो गए सियांग के, ऊपरी सियांग, सियांग, पश्चिमी सियांग और पूर्वी सियांग। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको लोअर सियांग भी नजर आ जाएगा। तो सियांग के 5 जिले हो जाते हैं, अपर सियांग, पश्चिमी, पूर्वी और लोअर। बीच में आपको लेपाराडा भी नजर आएगा, लेपाराडा भी एक जिला है। और सबसे इधर ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर सियांग के बगल में, तो आपको शियोमी नजर आएगा। तो यहाँ पे भी तकरीबन 7 जिले हो जाते हैं। कौन कौन से? अपर सियांग, लोअर सियांग, पश्चिमी सियांग, पूर्वी सियांग, सेंटर का सियांग, लेपाराडा और शियोमी। अब ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन फास्ट वाली बात नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हो इस हिस्से को, क्योंकि 5 तो सियांग से ही जुड़े हुए हैं। आपको सिर्फ लेपाराडा और शियोमी याद रखने, तो ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा मध्य के हिस्से की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 7 जिले मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 जिले आपको मिलेंगे, एक तो अपर सुबानसिरी और एक मिलेगा लोअर सुबानसिरी। तो ये दोनों तो याद रख सकते हो सीधे सीधे, अपर सुबानसिरी और लोअर सुबानसिरी। इसके अलावा यहाँ पे बगल में आपको करादादी मिलेगा और यहाँ पे कुरुंग कुमे मिलेगा, करादादी और कुरुंग कुमे। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कामले है, कामले के बगल में लोअर सुबानसिरी है। यहाँ पे आपको पापुम परे भी मिलेगा, पापुम परे भी एक जिला है, और इसके जस्ट नीचे आपको ईटानगर भी मिलेगा। ईटानगर जिला भी है, शहर भी है, राजधानी भी है। जिले के अंदर ही शहर है और ये राजधानी भी है। सबसे बड़ा शहर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। तो इसको तो जरूर याद रखना, क्योंकि ये राजधानी है, इसको तो याद रखना ही है। तो ये हिस्सा हो जाता है मध्य का, अपर सुबानसिरी, लोअर सुबानसिरी, करादादी, कुरुंग कुमे, कामले, पापुम परे और ईटानगर। याद रख लो अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम
पश्चिमी हिस्से की तरफ। पश्चिमी हिस्से में आपको कामेंग मिलेगा, जैसे पूर्व कामेंग और पश्चिमी कामेंग। तो दो जिले तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पूर्व कामेंग, पश्चिमी कामेंग। इसके अलावा पक्के केसांग और तवांग जिला। तो पक्के केसांग और तवांग को आप अलग से याद रख सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 26 जिले। अब अगर हम बात करें दो नए जिलों के बारे में, तो एक जिला है केई पन्योर। केई पन्योर जो है वो आपको लोअर सुबानसिरी के 195 गांवों को जोड़कर बनाया गया है। केई पन्योर को मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपको लोअर सुबानसिरी दिख रहा है, इसके 195 गांवों को मिला के बनाया गया है। वहीं जो 28वां जिला है वो है बीचौम जिला। अब ये बीचौम जिला जो है ये पूर्वी और पश्चिमी कामेंग को मिला के बनाया गया है। मतलब पूर्वी और पश्चिमी कामेंग में से थोड़े थोड़े गांव लिए गए हैं। एक में से 27 गांव लिए गए हैं, एक में से 28 गांव लिए गए हैं। टोटल मिला के 55 गांवों को मिला के बीचौम बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीचौम की जो मांग है वो तकरीबन 40 साल से चल रही थी, लेकिन फाइनली इसी साल फरवरी के अंदर इसे एक जिले के रूप में पहचान दे दी गई है। तो 40 साल का स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से टोटल आपके 28 जिले हो जाते हैं। अब देखिए, मेन काम इसमें यही करना है कि आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे कि ईटानगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई इस वाले हिस्से के अंदर है, मध्य के हिस्से के अंदर नीचे की तरफ ईटानगर है, पापुम परे के नीचे, तो आप बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपसे कोई सियांग पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई पूर्व से थोड़ा आगे इस हिस्से में सियांग पाया जाता है। 5 जिले हैं, अपर है, लोअर है, पश्चिमी है, पूर्वी है और सेंट्रल सियांग है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी आपको वैली कोई पूछे दिबांग वैली कहाँ है, तो सबसे ऊपर इधर आपको पूर्व हिस्से में मिल जाएगी। दिबांग वैली है, निचली दिबांग वैली है। लोहित जिला भी इसके नीचे ही है। तो आपको सिर्फ पोजीशन दिमाग में रखनी है। अब अगर हम नदियों की बात करें तो आपको पता है कि इस राज्य से गुजरने वाली मेन नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी अपर सियांग जिले से जो है वो एंटर करती है। इसी वजह से इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, उसको सियांग या दियांग रिवर कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में लगभग 300 किलोमीटर बहती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जाती है असम में, जहाँ पे ये 700 किलोमीटर बहती है और असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ पे उसको नाम मिलता है, तो असम में मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण क्षेत्र, जो कि चांगलांग जिले के अंदर है। चांगलांग जिला आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पूर्व में, इस जगह पे है। और ये जो है म्यांमार के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार के अंदर भी है। आपको पता है जंगल का एरिया है। यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, धुमिल तेंदुआ पाया जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी, एक राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का नक्शा और उसका थोड़ा सा भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको 7 राज्य समझ में आ गए होंगे पूर्वोत्तर के। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।